तो देखिए, अगर हम लोग देखें जब वॉर सिचुएशन चालू हुई थी ना, तब हम लोग ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास थे। ठीक है। और अगर हम लोग फिर वो 22,180 के आसपास हम लोग गए। ठीक है, अच्छे खासे हम लोग 2,000 पॉइंट से भी ज़्यादा 2,600 पॉइंट की तरह नीचे गए। अभी हम लोग देखें आज तो अब 24,200 ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स काफ़ी हद तक जो रिलीफ रैली आनी थी वॉर की वो आ चुकी है, सीज फायर रैली। अभी हम लोग अगर 600 पॉइंट और बढ़ते हैं ना, तो हम लोग वॉर से पहले जो सिचुएशन में थे वहाँ आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से जो इजी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने की वो कम हो गई है थोड़ी। अभी यहाँ टेकफुली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आगे जाके कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, सेक्टर में वो टेकफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रीज़न एक ही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इजी मनी चला गया है। अभी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो आगे जाके बढ़ सकते हैं। और इवन म्यूचुअल फंड की बात करें या जहाँ भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये 2,000 पॉइंट की जो रैली हुई उसमें लार्ज कैप तो बढ़े, लेकिन अगर हम लोग पिछले 4 दिन से बात कर रहे हैं देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़बरदस्त तेज़ी आई। अगर आप मुझे फॉलो करते हो यूट्यूब में, और मैंने और इवन टीवी में एनडीटीवी सीएनबी सब जगह मैंने बोला है कि एक बड़ी रैली जो मिड कैप और स्मॉल कैप की जो ड्यू थी वो हमने अभी देखी है। और पीछे 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए कि इन्वेस्ट करना ही करना है इन सब सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता नहीं रैली कब आते हैं। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक, मैनी ऑफ द स्टॉक, मोस्ट तो नहीं बोल सकते, गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 15 to 20% एटलीस्ट। ओके, लेकिन अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो निफ्टी कितने से बढ़ा था, निफ्टी ऑलमोस्ट 1.6% से बढ़ा था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप ऑलमोस्ट 2.83% से बढ़े हैं। यानी निफ्टी के स्मॉल कैप निफ्टी होता है या मिड कैप निफ्टी होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दैट शो कि अभी आउट परफॉर्मेंस स्मॉल और मिड कैप का हो रहा है। ये कितने टाइम कंटिन्यू रहेगा? अगर अगर चीज़ें संभल गई और ईरान और यूएस की डील हो गई तो ये और रैली चलेगी। ठीक है, अगर हम लोग देखें, अभी मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 94 यूएसडी पर बैरल अभी ऑयल है अपना। दैट शोज़ के कहीं ना कहीं वो जो 100 का जो बैरियर था वो चला गया है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि जो 100 का बैरियर था कि भाई क्या होगा ऊपर कैसे, तो वो नीचे आ गया है। और वो नीचे इसलिए आ रहा है कि नेगोशिएशन हो रहे हैं। अभी जैसे ट्रंप ने बोला है वापस कि ईरान के साथ नेगोशिएशन की फुल संभावना है, तो वो अभी बातें चल रही है वहाँ। ठीक है, और होपफुली ये वीक में कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन आएगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाला है, आगे जाके भी कुछ होगा। अभी तो चाइना भी बीच में आ गए। और पिछले 1 वीक से ईरान पे किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। 1 वीक या 4-5 दिन से आप पकड़ करो, जब से वो सीज फायर का ऐलान हुआ है। दैट शोज़ के बॉम्बारी हो नहीं रही है। दुबई में भी अगर आप देखो 2 वीक से नहीं हो रहे, तो हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि वॉर इज़ ओवर। दैट इज़ वॉट आई एज्यूम। बाय द वे, आपका व्यू पॉइंट क्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या लगता है कि सही में वॉर हुआ है, ख़त्म हुआ है कि नहीं। जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था, मार्केट तो ये एज्यूम करके चल रहा है कि वॉर ख़त्म हो गई है। अभी बैक टू पेवेलियन, यानी कहते हैं ना अर्निंग सीजन पे फोकस करो, कौन से स्टॉक्स अच्छे वहाँ करो। तो जस्ट पुट योर ओपिनियन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, और अभी आपको देखना पड़ेगा कि अर्निंग सीजन कैसी रहती है। अभी हम लोग आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक एज्यूम करके चलते हैं कि वॉर सिचुएशन जितनी ख़राब हो गई वो हो गई, अभी इससे ख़राब नहीं होगी। यानी हम लोग 22,180 जो बॉटम बनाया वो शायद हम लोग वापस ब्रीच ना करें। ओके, वहाँ तक ना जाए। शायद हम लोग 24,000 के आसपास या 23,000 के आसपास घूमें, और चांसेस ज़्यादा है कि इसके ऊपर भी जाए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो एशियन कंट्रीज़ या काफ़ी जैसे ताइवान है, चाइना है, या काफ़ी सारी और कंट्रीज़ ना, वॉर सिचुएशन जो चालू हुई थी ना उसके इंडेक्स से ऊपर चले गए। या इवन नास्डैक S&P तो ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं। यानी वॉर तो थोड़ी अकेले यहाँ थी, वहाँ भी थी ना, वहाँ तो ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं। यहाँ के भी काफ़ी सारे, अगर कोरिया का इंडेक्स देखो, ताइवान का इंडेक्स देखो, चाइना का देखो, तो उन्होंने जो वॉर का जो भी था वो उससे ऊपर चले। तो अभी भी हम लोग, जैसे मैंने बोला, हमारा 24,800 था,
जब वॉर सिचुएशन चालू हुई थी तो अभी तो हमने वो भी क्रॉस नहीं किया है, यानी हम लोग थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीज़न भी है कि हमारा प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के वजह से थोड़ा इम्पेक्ट आता है ना कि भाई अगर वापस क्रूड ऑयल बढ़ गया, कोई ना कोई ख़राब न्यूज़ आई तो प्रॉब्लम है। तो अगर ऑयल यहाँ से 94 95 है, तो अगर वो 90 के नीचे जाता है 85, तो आप देखोगे कि वापस हम लोग 25,000 के आसपास शायद चांसेस है कि हम लोग जाए। 26,300 का तो अपना ऑल टाइम हाई है। ओके, सो यहाँ से दौड़ इतनी होगी जितना पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी कि भाई चलो सब ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग 25,000 के आसपास जाएंगे, फिर वापस रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि अर्निंग सीज़न अच्छी आनी चाहिए। अब जो अर्निंग सीज़न आ रही है, जितनी भी आई है वो अभी तो ठीक ठाक है। कुछ ऐसे लोमबार्ड के आया, AMC आया, TCS का आया। TCS की बात अलग है, वो IT है, तो IT तो अभी प्रेशर में है और वो प्रेशर में रहेगा क्योंकि ग्रोथ नहीं है। पर लेकिन रिज़ल्ट इतने भी ख़राब नहीं आ रहे। अगर आपका रिज़ल्ट सीज़न सही जाएगा तो आप 25,000 के ऊपर भी जाने लगे। मैं फंडामेंटली बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ। मैं टेक्निकल गाय नहीं हूँ और आप लोग तो मुझे जानते हो, हमारे नो पूरा फंडामेंटली, और हम लोग जो सर्विस है वो भी मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केस की होती है। बाय द वे, अगर आपने हमारा स्मॉल केस नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक दे दूंगा, जाके देखिए। 300 रुपीज़ पर मंथ से हमारा जो नया स्मॉल कैप और मिड कैप फंड लॉन्च है वो आप देख सकते हो, वेरी नॉमिनल रेट में। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हम लोग म्यूचुअल फंड का भी स्मॉल केस लॉन्च कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। तो कितने लोग म्यूचुअल फंड के स्मॉल केस में इंटरेस्ट है, देन जस्ट हैव वाई यस इन द चैट बॉक्स। बहुत ही नॉमिनल, यानी वो तो पूरा कोई फीस ही नहीं है, लेकिन हाँ, उससे आपका क्या होता है कि डायरेक्ट जो डायरेक्ट एन होगी आपकी, तो आप पूरा एजेंट का कमीशन बचा लोगे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर। ओके, सो कमिंग बैक, तो फंडामेंटली मैं देखता हूँ, मैं कभी भी टेक्निकल नहीं दिया। फंडामेंटली अगर हम लोग सिचुएशन देखें, थोड़ा आज हम लोग थोड़ा बात करते कि हमारी क्या इंडिया की सिचुएशन है। अभी हम लोग ने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, वापस मैं रिपीट करूँ कि एज्यूम कि वॉर सिचुएशन में अभी वापस हम नहीं जाएंगे। जो ख़राब होना था वो हो गया, अभी यहाँ से शायद हम लोग ऊपर जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो हम लोग चलो थोड़ा मैक्रो डिस्कस करते हैं। इंडिया के मैक्रो की बात करें तो देखो, जो अभी है इन्फ्लेशन का डेटा आया, थोड़ा इंचअप हुआ 3.5%, लेकिन अपने जो RBI का जो ब्रैकेट था 2 से 4% के बीच में है। आगे जाके शायद 2027 तक 4.7% हम लोग जाएंगे। यस, काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है ना। ओके, चांसेस है कि हम लोग 4.7% तक भी जाए इन्फ्लेशन में। तो अगर उस तरह का इन्फ्लेशन जाता है तो RBI के लिए दिक्कत होती है, और RBI शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें करे। अभी तक इंटरेस्ट रेट कट कर रहे थे, लेकिन वो कट अगर और होने वाला था 25 बेसिस पॉइंट ये फरवरी मार्च में, लेकिन ये वॉर सिचुएशन आ गई, इसके वजह से पूरी सिचुएशन ही रिवर्स हो गई। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी चांसेस है आगे जाके, अगर ऑयल थोड़ा और 80-90 के ऊपर रहा थोड़ा लॉन्गर टाइम पे। लेकिन सिचुएशन अभी इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन अभी क्यों ख़राब नहीं है, क्योंकि आप देखो तो ऑयल पेट्रोल तो उसी भाव पे मिल रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। LNG का इशू आया था, लेकिन LNG भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी लग रहा है कि जिस तरह से अभी ये सब एग्रीमेंट चल रहा है, यानी नेगोशिएशन चल रहा है, तो वो अभी धीरे धीरे अच्छी तरह से ओपन हो रहा है। आज भी बहुत ही ज़्यादा शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मस से निकले, तो अपना अगर LNG का सप्लाई सही समय पे आ जाता है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। हाँ, कुछ जो गुड्स नहीं आते थे बाहर से, उसके वजह से इन्फ्लेशन हो सके, लेकिन वो अभी भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो अभी का 3.5% भी जो आया थी राइज इन्फ्लेशन का, वो पिछला है। अभी मार्च का भी आना बाकी है, तो वी मे एज्यूम कि हम लोग 4 के लेवल पे इन्फ्लेशन पे जाके रुकेंगे, थोड़ा बढ़ेगा। दूसरा एक जो प्रॉब्लम आ रही है अभी, जो आपने 2-3 दिन से न्यूज़ में सुनी होगी कि भाई मॉनसून इस बार का इतना अच्छा नहीं होगा। मॉनसून में बताया जा रहा है कि जो मैट डिपार्टमेंट ने बोला है कि 92% इस बार रेनफॉल होगा। 95% से अगर नीचे रेनफॉल होता है तो वो बिलो एवरेज होता है, बिलो नॉर्मल मॉनसून होता है। इवन स्काईमेट ने बोला है
वो एक प्राइवेट एजेंसी के 94% रहेगा, यानी दोनों बोल रहे कि इस बार रेनफॉल कम रहेगा। उसमें भी फर्स्ट हाफ में रेनफॉल कम रहेगा, सेकेंड हाफ नहीं सॉरी फर्स्ट हाफ में रेनफॉल ओके रहेगा, सेकेंड हाफ में थोड़ी दिक्कत है अगर रेनफॉल कम रहता है। ऊपर से एक और भी वार्निंग आई है, आपने अगर देखा होगा कि नेक्स्ट 2 वीक में हीट वेव ज़्यादा हो सकती है इंडिया में, यानी गर्मी अच्छी खासी रहेगी। आज भी बहुत गर्मी लग रही है, वो तो कोई डाउट नहीं है। तो दोनों हीट वेव बढ़ना और बारिश कम होना वो बेसिकली अच्छी बात नहीं है, एटलीस्ट बारिश कम होना एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ थोड़ी हमारे लिए दिक्कत आ सकती है कि वहाँ थोड़ा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जैसे एफएमसीजी कंपनीज होती है, ठीक है, आपके आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया, वो सब, तो उसमें आपके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते हैं तो आपका मार्जिन श्रिंक होता है। तो वो एक रिस्क रहता है अभी अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा, क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऊपर से अगर रेन अच्छा नहीं रहा तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो एफएमसीजी में या जो भी कहते हैं ना रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ऐसे ग्रेन्स हो या पल्सीज हो या फ्रूट्स हो, वॉट एवर इट इज़, तो उनमें इशू आ सकता है। तो वो एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो और दूसरी तरह अगर आप देखो तो आज भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, बेसिकली पीजी इलेक्ट्रोप्लास, वोल्टास और ब्लू स्टार सब पे, एसी पे, तो हीट वेव बढ़ने वाली है जो रहा है। तो हीट वेव अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या बढ़ती है, एसी की डिमांड बढ़ती है। तो ये जो कंपनीज जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास अभी भी गिरे थे, बहुत गिरे थे, क्योंकि एलएनजी सप्लाई कम था, उसके वजह से काफ़ी हद तक ये सब स्टॉक गिरे थे। जस्ट अ मिनट गाइस। लेकिन अगर एलएनजी का सप्लाई अभी रिस्टोर हो जाता है और हीट वेव ज़्यादा रहती है तो इन लोगों का जो इन्वेंट्री था लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो जो समर था वो छोटा हो गया था क्योंकि बारिश जल्दी आ गई थी। तो इन सभी को पास बहुत ही बड़ा सप्लाई था। इवन अगर आप पीजी इलेक्ट्रोपास की बात करें तो 1300 करोड़ का इन्वेंट्री ऑलरेडी था। तो वोल्टास के पास भी अच्छा खासा इन्वेंट्री था। तो उसके वजह से क्या हो सकता है यहाँ कि हमें यहाँ वो होगा कि बेसिकली डिमांड बढ़ने की वजह से इनका जो इन्वेंट्री एक तो क्लियर होगा और नई डिमांड की वजह से उनका प्रोडक्शन और सेल्स भी बढ़ सकता है। तो उसके वजह से अगर आपने याद देखा होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास 10% बढ़ा है, वोल्टास ले लो, ब्लू स्टार ले लो, ये सभी कंपनियाँ ज़बरदस्त तेज़ी में आई है, ज़बरदस्त तेज़ी में आई है। इवन एम्बर भी वही करता है। तो एम्बर एंटरप्राइज वो भी आज अच्छा खासा बढ़ा था। और ये सीज़न होता है, अगर बढ़ना है तो ये सीज़न में बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। जैसे एग्रीकल्चर स्टॉक का भी ऐसा होता है ना, जैसे ये जो एग्रो केमिकल्स होते हैं यही आप मार्च के आसपास बाई करो और फिर जुलाई अगस्त में बेच दो, ऐसे हालत होती है। तो लेकिन यहाँ एसी की डिमांड बढ़ने की वजह इन सब स्टॉक्स में थोड़ा हो सकता है कि डिमांड बढ़े। भाई आपके पास कितने लोगों के पास ये स्टॉक है, देन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, स्टॉक का नाम ज़रूर डालना। तो हाँ, वो एक थोड़ा अभी करंट सिचुएशन में लग रहा है कि ये सब कंपनियाँ थोड़ी चाहिए, लेकिन साइक्लिकल इन नेचर है, थोड़े महंगे भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना आप इन सब में। क्योंकि क्या होता है जब रिवर्स होते हैं तो भी, और अगर बारिश जल्दी आ गई तो भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा ये था कि एग्रो केमिकल्स का क्या था कि एग्री केमिकल्स में भी ना काफ़ी सारे गैसेस यूज़ होते हैं, और वो थोड़ा अभी इस बार पे नो सप्लाई थोड़ा कम था, उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट था। यूरिया का प्रॉब्लम था, फॉस्फेट्स का, फिर काफ़ी सारे और भी जो गैस होते उसका प्रॉब्लम था। अगर वो सब सिचुएशन सॉल्व होती है, जो गवर्नमेंट स्टैट्स भी ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि अभी पीछे 15 दिन 1 महीने में इतना टेंशन हो गया था कि यार अगर सप्लाई लंबे तक रुका तो क्या होगा। सो दिस इज़ व्हाट, उसके में भी अभी ठीक ठाक है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा सोइंग कैसा होता है। ऊपर से बारिश थोड़ी कम होती है तो एग्रो केमिकल में प्रॉब्लम है। तो मैं इस बार एग्रो केमिकल में इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना अभी प्रिफरेबल नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा। दैट इज़ द मेजर कंसर्न जो हम लोग यहाँ अभी देख रहे हैं।
अगर हम लोग दूसरे मैक्रोस की भी बात करें तो अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 4.5 टारगेट था। अभी इस बार फिस्कल डेफिसिट ऑयल अगर बढ़ता है तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा इंच अप हो सकता है, लेकिन अगर जीएसटी कलेक्शन की हम लोग बात करें ऑल दैट नो 1.7 लाख और 1.8 लाख का तो वो स्टेडी है, कोई दिक्कत नहीं। इवन भी अगर आप लोग जीडीपी फोरकास्ट की भी बात करें, सब लोग बोले कि अराउंड 6.5 6.6 के आसपास नो वी कैन सी अवर जीडीपी ऑल्सो स्टिल विल बी द हाईएस्ट अमंग द बिग इकोनॉमीज, तो वो नहीं भूलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अपने वहाँ वही हो रही है कि एफआईआई की भयंकर सेलिंग हो रही है। एफआईआई तो लेफ्ट राइट सेंटर सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि रूपी वीक हो रहा है। अब रूपी देखो 95 टच होके आया, अभी 93 के आसपास है, लेकिन रूपी वीक होता है तो उनको तो डॉलर से रूपी कन्वर्ट करते हैं, वहाँ भी इशू आता है। ऊपर से ये सब जब वॉर सिचुएशन होती है तो सेफ हेवन में जाते हैं क्योंकि वहाँ बॉन्ड यील्ड 4.3 है यूएस में, तो क्यों पंगा लेगा यहाँ कोई। तो एफआई की तो सेलिंग होती जा रही सामने डीआईआई बाय कर रहे, लेकिन डीआईआई के पास भी लिमिटेड गन पाउडर है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो इस महीने अच्छी खासी एसआईपी आई ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की, लेकिन अगर आप देखें तो 1.5 लाख करोड़ जितना वो लास्ट मंथ भी इन्वेस्ट किया था, तो उनके पास भी फंड थोड़ा अभी कम हुआ होगा। तो एफआई की सेलिंग अगर चालू रहती है तो वो एक थोड़ा टेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाती है वॉर की, जो चांसेस बहुत है, तो फिर कहते हैं कि थोड़ी कम सेलिंग होगी, लेकिन सेलिंग तो रहेगी क्योंकि अभी भी हम लोग वैल्यूएशन वाइज महंगे हैं बाकी सब कंट्रीज के सामने। जैसे ताइवान ले लो, चाइना ले लो, इंडोनेशिया ले लो, कॉस्पी ले लो, निकी ले लो, तो इन सब के सामने हम लोग अभी भी महंगे हैं। तो उसके वजह से एफआईआई वापस नहीं आ रहे, प्लस हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सब इतना कहते हैं कंफर्टेबल नहीं है सब एफआईआईस के लिए। तो एफआई की सेलिंग रहेगी। अभी डीआईआई का गन पाउडर कितना है, डीआईआई कितना डाल सकते हैं, तो वो डिपेंडेंट होता है कि, लेकिन अगर 40,000 करोड़ की एसआईपी यानी पीपल आर इन्वेस्टिंग, वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही पैसा डाले, और वो मुझे भी पता है क्योंकि हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, तो मुझे पता है कि किस तरह से फंडिंग आ रहा है। और ये अच्छा है, आपको अभी इस लेवल पे या नीचे के लेवल पे जिसने भी लिया है बहुत ही बेनिफिशियल रहे। मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं नो थैंक यू के भाई आपने बोला था नो 25,300 के आसपास के उठा लो, और मैंने उस दिन ही उठाया एंड ऑल दैट। बट यू हैव टू कीप फेथ ऑन द मार्केट नो, क्योंकि मार्केट तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। आप हर एक पॉइंट पे घबरा के बैठ जाओगे तो वो नहीं चलेगा। अगर हमारी इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर बढ़ेगा नहीं तो फिर कौन से लोएस्ट रनिंग इकोनॉमी बढ़ेगी क्या। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप फेथ ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या हम लोग हमेशा राकेश झुनझुनवाला उन सब का नाम देते, लेकिन राकेश झुनझुनवाला क्यों इतना सक्सेसफुल है, बिकॉज ही वॉज सुपर बुलिश ऑन इंडिया। अब कोई भी इंटरव्यू में आए वो कभी भी बैरिश बात नहीं करता था, और वो सुपर बुलिशनेस की वजह से ना वो इतना कमा के गया। तो वही है कि आपको भी इसमें बुलिश रहना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखो। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे सेक्टर्स है, दे आर एक्चुअली नो डूइंग वेरी वेल, एंड अभी भी आगे जाके भी करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। द ओनली थिंग इज़ के हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो इंडिया में चेंज होने वाली है आगे जाके कि वी विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब कंपेयर टू, अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग काफ़ी हद तक आईटी पे डिपेंडेंट थे, सर्विस ओरिएंटेड हमारे काफ़ी सारे कंपनीज थी, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग डाइवर्ट होकर हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एआई का आने की वजह से सब कुछ चेंज हो चुका है। एआई के आने की वजह से क्या ना, कोडिंग से लेके सब कुछ चेंज हो चुका है, और जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं। तो आईटी में अगर 15 लाख से 20 लाख लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ेगा, सबको नहीं, लेकिन अगर उसमें से 3 लाख भी निकले तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सब हब होगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करो गाइस, इंजीनियरिंग हो, ईएमएस हो, ठीक है, जो रियली में फिज़िकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आई थिंक वहाँ कंपैरेटिवली इंडिया का फोकस जाएगा आगे जाके, एंड दैट विल बी वेरी वेरी
helpful for the Indian economy and for the overall ecosystem also. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ कि सर्विस में हम लोग थे, अच्छे खासे थे, लेकिन हमने ये पीछे 10 साल में कहीं ना कहीं हमने कुछ इन्वेंशन ही नहीं किया एआई रिलेटेड एंड ऑल दैट, ना तो हमने उस तरह के प्रोडक्ट बनाए। और इसलिए देखो पिछले 4 साल से इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, आप देखो CAGR रिटर्न ही नहीं है। सो जब जब चीज़ें चेंज हो रही है ना, आप चेंज नहीं होते ना, तो एक दिक्कत आती है, और वही दिक्कत आईटी में आई। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग विल डू वेरी वेल। तो इसलिए आपका फोकस भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो EMS हो या कैपिटल गुड्स हो या इंफ्रा हो या वॉटेवर हो, ठीक है, जो डायरेक्टली एआई से काम नहीं करते वैसे पे फोकस करो, वो आके नो अच्छा कमा के देगा। बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन जस्ट है V4 वैल्यू। देखो मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे दिमाग में जो है मैं बोलते जा रहा हूँ आपको नो, लेकिन अगर आप ये इम्प्लीमेंट करो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू। जस्ट है V4 वैल्यू इन द चैट बॉक्स, ओके या। और एआई में भी अगर आप, यस थैंक्स दिव्या, प्रशांत, विभुदंता, शैलेंद्र, ओके ग्रेट, थैंक यू अगेन। यहाँ भी अगर आपको देखें ना, एआई हम लोग पूरे दिन बात करते रहते हैं, लेकिन एआई से किसको बेनिफिट मिलेगा? देखो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, ठीक है, हर एक बंदा एआई यूज़ करता है। मैं खुद एआई बहुत यूज़ करता हूँ पूरे दिन रिसर्च के लिए, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या हर एक फिर बिजनेस से हो या कंपनी हो, एआई कंपनी में नहीं। आपको देखो एआई में भी 3-4 पार्ट है। एक पहला पार्ट है जो आपका है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कहते हैं ना कि डेटा सेंटर हो गया या वायर्स एंड केबल, वो पूरा करके देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेटा सेंटर बनाते हैं, ठीक है, तो वैसे हो गए, या पूरा इकोसिस्टम करके देते हैं वैसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सेमीकंडक्टर कंपनीज, चिप्स कंपनीज, वो बहुत ही अच्छा करेगी, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे ये इमोशिप आ गया एंड ऑल दैट, करेक्ट। एंड अनंतराज प्योरली डेटा सेंटर में नहीं है, लेकिन 5-6% उसका है। तो वो सब कंपनियां कंपैरेटिवली अच्छा करेगी। दूसरा एक सेगमेंट जो होगा जो ये एआई सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है, और टेक महिंद्रा, ये सब क्या करेंगे कि एआई को लेके सभी के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करेंगे, या तो खुद के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके वो सॉफ्टवेयर बेचेगी। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइसिंग पावर नहीं है, कि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं, कि आप कितना प्राइस रख पाएंगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी वो कर रहा है। तो वो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर जो आईटी में है उसमें आई एम नॉट टू मच बुलिश। लेकिन क्योंकि क्योंकि क्या है कि थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि एआई का ज़्यादा यूज़ होता है, जो एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। प्रॉब्लम वो है कि वो हमारे पास ऐसी कंपनियां नहीं हैं, ठीक है। जैसे जैगल है एक तरह की, लेकिन वो मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड ऑल है। जैसे एनालिटिक्स में क्या होता है कि आपने इनपुट डाला और आउटपुट भी वहीं से ही निकला, ठीक है। जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्या करती है, स्टील बनाती है, लेकिन कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो एआई का यूज़ करती है, तो वो एआई कंपनी नहीं बनती है। स्विगी जोमेटो जब डिलीवरी करते हैं, ठीक है, वो एआई नहीं है। हाँ, ऑर्डर लेते वक्त टाइम और क्या प्रेजेंट करने उसमें ये एआई यूज़ करते, तो वो एआई कंपनी नहीं होती। लेकिन जो कंपनी एआई, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, तो कोई मैंने एआई सॉफ्टवेयर है, वो यूट्यूब का पूरा वीडियो जो होगा उसको ब्रेक करके शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, या तो यूट्यूब जब मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो उसका थंबनेल बना देगा एंड ऑल दैट। तो वैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो एआई, तो जो एंड टू एंड एआई का काम करके आपको देते हैं और एनालिटिक्स करके देते हैं, जैसे मार्केट एनालिटिक्स हो गया, कस्टमर एनालिटिक्स, एंड टू एंड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी भी हुआ इस तरह से, तो अपना एंट्रोपिक भी हो रहा है, जो एंड टू एंड आपको सॉल्यूशन, इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं, उसका स्कोप बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके हम प्योर एआई बोल सकें। तो रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ आप फोकस कीजिए, वहाँ पैसे बनने वाले हैं, वहाँ जाके डिमांड भी रहेगी और आगे जाके एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन जो सर्विस है, जो पार्ट जो
ये सब कंपनियां प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग कोफो जो परसिस्टेंट हो, ये सब। यहाँ स्ट्रगल आएगा, यहाँ मार्जिन का स्ट्रगल आएगा, तो वहाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन आईटी, ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें तो बैंक्स की बात के काफ़ी क्वेश्चंस बैंक्स पे आते हैं मुझे। तो बैंक्स में देखिए, ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक है, पीएसयू बैंक्स है, लेकिन अभी जो वैल्यूएशन गैप है पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक का काफ़ी कम हो चुका है। पहले बहुत डिफरेंस था, पीएसयू बैंक बहुत सस्ते में मिलती थी, प्राइवेट महंगी है। अभी प्राइवेट बैंक नीचे आई है, पीएसयू बैंक ऊपर गई है। लेकिन यहाँ से अगर अच्छी रिजल्ट दे प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक्स हैव बेटर लेग्स कंपेयर टू पीएसयू, क्योंकि जो इजी मनी था पीएसयू का वो चला गया, और ऑलरेडी वो डबल हो गए अपने जो कहते हैं ना कि 2 साल 3 साल पहले जो बुक वैल्यू थी 0.8 to 1 प्राइस टू बुक वैल्यू थी, उससे वो डबल हो चुके हैं। तो ऑलरेडी वो महंगे। तो प्राइवेट बैंक्स जो आपको नो सस्ते भाव में मिल रहे हैं या नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं, वो आई थिंक दैट में डू वेल। ऑफ कोर्स डोंट गो फॉर लाइक इंडसइंड बैंक हो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, जहाँ मैनेजमेंट का काफ़ी इश्यूज़ है और प्रॉमिस कुछ करते हैं, होता कुछ है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट में कितने सालों से बोले कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे, बड़े बड़े गाइडेंस देख, लेकिन वो कहीं से भी अचीव नहीं कर पाए। इवन दो दैट मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड, तो भी फ्रॉड हुआ है। इंडसइंड बैंक की भी ये हालत है। तो आपको जहाँ गवर्नेंस का इशू है वहाँ तो कंप्लीट नो है। अब बैंक को एक तकलीफ आ सकती है कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर जाने लगा तो, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे आगे, कि ऑयल कैसे कहाँ जाके सेटल होता है, उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन आई थिंक प्राइवेट बैंक्स मे डू वेल ओवर द टाइम, क्योंकि अभी उनका भी क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 13 to 14% है, जबकि पीएसयू का ज़्यादा है, 17 to 18 है। होपफुली प्राइवेट बैंक्स आएंगे, आई थिंक दैट मे डू वेल फॉर द बैंक्स। एनबीएफसी में भी अगर आप देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है या हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है, वो सब कंपनी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका बैकअप होता है। और उसमें क्या होता है कि कोलेटरल होता है आपका। जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया तो आपको कोलेटरल देना पड़ता है, तो आप हाउस को मॉर्गेज करते हो। तो उन सब वजह से प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम आती है वो एमएफआई लैंडिंग की होती है, जो क्रेडिट में हम लोग देते हैं, क्या दे यानी क्रेडिट दे देते, लेकिन उतने कोलेटरल नहीं होते, तो वहाँ एक को प्रॉब्लम होती है। इवन तो इंटरेस्ट रेट हायर होता है, लेकिन इश्यूज काफ़ी आते हैं। सो चेरी पिक करना पड़ेगा आपको करने के लिए। गाइस देखिए क्या होगा, ये जो अभी रैली आई उसमें ने हाथी घोड़ा गधा सब भागे, लेकिन अभी 24,500 के आसपास या उसके तभी आपको डिफरेंस धीरे धीरे दिखने कि हाथी कौन है, गधा कौन है, घोड़ा कौन है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को लगता है कि सबसे नीचे जो गिरे ना वो सबसे ज़्यादा भागेगा। इनिशियली भाग सकता है, लेकिन आगे जाके रिजल्ट नहीं आएगा तो वो नहीं भागेगा। तो आपको वो केयरफुली थोड़ा देखना है कि यहाँ से इस लेवल से भी आपके पास कैसे स्टॉक है जो रियली में भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते तो निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है रखने का, क्योंकि आपको ये आपके ही पोर्टफोलियो को हार्म करता है। हाउ मेनी एग्री विथ मी देन जस्ट टाइप A4 एग्री, जस्ट टाइप A4 एग्री। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ लोग नहीं करते हैं। अभी भी मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि उस पर से निकल जाओ, हाँ निकल जाएंगे, लेकिन फिर वो वहीं रहता है। एंड वो एक बड़ी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को कि कि टाइम पे ना निकले तो। सो यहाँ आपको केयरफुली थोड़ा देखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने बोला ना कि स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। करेक्ट, या स्टफ टू बुक लॉस ना, वो सबके लिए होता है, आपके लिए क्या, सबके लिए होता है। लेकिन आप देखो, आप सोचो कि आप इंडियन क्रिकेट टीम हो, इंडियन क्रिकेट टीम में आपको 11 प्लेयर रखना है, आपके पास पूरी बेंच है जो बहुत ही अच्छा प्ले करती है प्ले करती है। जैसे अभी कुलदीप यादव हो गया, टीम के बाहर बैठा हुआ था, शुभमन गिल नहीं खेल रहा है, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा है, T20 की मैं बात कर रहा हूँ। करेक्ट, ऐसे बड़े बड़े रिंकू सिंह नहीं खेल रहा है, तो बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे, तो भी आप बाहर रख रहे हो ना, क्योंकि यू हैव टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट।
सिमिलरली इज द मार्केट, सिमिलरली इज ए पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखना है। बाकी कोई स्टॉक अच्छा होगा तो भी निकालना पड़ेगा अगर आपको सही में बड़ा रिटर्न चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हाथी घोड़ा गधा सब साथ में रखोगे ना तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और वो मैंने पास में बहुत बार देखा है। हमको तो कभी अपने स्टॉक अच्छे लगते ही नहीं है, यानी ख़राब लगते ही नहीं। हमको लगा अरे कल ही भागेगा, अरे रुक जा कल भागेगा, वो कल आता नहीं है। इसलिए रीबैलेंसिंग, इसलिए चेकिंग योर पोर्टफोलियो एंड टेकिंग अ डिसीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग देन यू आर लूजिंग अ बिग थिंग। अगर आपका पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। और डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट गाइस। मार्केट को प्रिडिक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि मार्केट में कभी आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। कल क्या होगा आपको पता नहीं है, ट्रम्प क्या करेगा आपको पता नहीं है, करेक्ट। एक समय में मौसम का हाल दे दोगे लेकिन ट्रम्प क्या बोलने वाला है वो पता नहीं चलेगा। और पता है प्रॉब्लम क्या है ट्रम्प का, हम जब सोने जाते हैं ना तभी वो ट्वीट करता है मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं सोने जाता हूँ, चलो 11 बजे, चलो सुबह उठना है, टीवी शो है ये, तभी भाई साहब का ट्वीट आता है और कोई ना कोई ऐलान कर देता है और फिर मार्केट ऊपर नीचे, गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रम्प। अब क्या करें, है तो झेलना है तो झेलना है। लेकिन द थिंग इज़ ये आपके कंट्रोल में नहीं। कंट्रोल में वही है कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करना है और लॉस बुक करना सीखो गाइस। लॉस बुक नहीं करोगे, सॉरी, आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे, आप वही स्टॉक में पड़े रहोगे। इसलिए आपको पता है आप म्यूचुअल फंड वाले तो भी क्यों आपको रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, वो अपने आप बेच ही देगा। उसको लगता है ख़राब चीज़ है तो बेच ही देगा, वो आपको पूछने नहीं जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड आपको 13 से 15% का रिटर्न दे देते हैं, जबकि आप खुद करने जाते हो नहीं देते। यस सर नो, देन जस्ट आई वाई फॉर यस। खुद करने जाते हो तो उतना रिटर्न नहीं आ पाता। इट्स ऑल मोर अबाउट योर ह्यूमन साइकोलॉजी गाइस। हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, तो पहली बात तो बोली कि कभी लॉस बुक मत करो। हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया, हमारे फैमिली में ये देखा कि नहीं लॉस में थोड़ी निकलना है। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग हैपन इन दिस मार्केट। ओके, कितनी बार मैंने अभी जब नीचे गया था, आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग तो अटेंड करते ही हो मेरे सेशन हर टाइम। मैंने कितनी बार बोला कि जो ख़राब लॉस मेकिंग स्टॉक है ना उसको निकाल के अभी अच्छा स्टॉक जो 30% नीचे मिले ना उसको ले लो। लेकिन कितने लोगों ने किया? हार्डली कुछ लोगों ने किया होगा। द रीज़न इज सिंपल कि लॉस बुक नहीं कर पाया। आपको लगता है अरे 50% का लॉस बुक कर दूँ और जो अच्छा स्टॉक है वो सिर्फ 30% नीचे आया तो 20% तो घुमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं है लेकिन आगे जाके ये जो अच्छा स्टॉक है ना 3 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाएगा और ये जो ख़राब स्टॉक है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। सो यू कैन नॉट सी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म लेंसेज, यू हैव टू थिंक इन अ वे कि भाई ये निकल के मेरे को अच्छा करना है। जैसे हम लोग भी जो मॉडल पोर्टफोलियो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 16 स्टॉक दिए, मैंने बोला कि भाई एक स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है तो निकालो, लेकिन सामने और एक स्टॉक लाते। ये डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, सॉरी, यू विल लूज द गेम। एंड ओवर द टाइम काफ़ी लोगों ने बहुत पैसे कमाए, तो वो इसलिए कमाए कि पेशेंस भी रखते कि अच्छा स्टॉक आता है तो फिर पढ़े, यानी उसमें उसको टाइम देते ग्रो करने का। ओके, उसको टाइम देते ग्रो करने का। और वैसे लोग को बड़ा पैसा मिलता है, बीच में बहुत ऊपर नीचे आता है। सो इमोशनली अटैच करने की होने की ज़रूरत नहीं। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी का मार्केट ऐसा है, अभी का मार्केट ऐसा है कि आप सोचते हो कि यार मार्केट गिर रहा है, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, लेकिन सही में अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो यू कीप दिस इन माइंड गाइस। अदरवाइज ये जो अभी हम लोग 24,200 के आसपास है और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अगर ये चीज़ें और संभल गई तो ये आराम से 24,500 और 25,000 पहुँच जाएगा, तो हम लोग वापस वहीं के वहीं आ जाएंगे। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक समझना बहुत ज़रूरी। और अभी क्लियर कट थीम दिख रहे हैं। क्लियर कट थीम में जैसे आपको फॉर एग्जांपल डिफेंस की थीम देखो बड़ी होती गई है। फिर अगर हम लोग बात करें पावर की थीम बड़ी हो रही है, ठीक है।
डिफेंस हो, पावर हो, कैपिटल मार्केट की थीम बड़ी हो रही है। तो ये सब सेक्टर पे फोकस करो और देखना पैसे बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पेशेंस रखना है, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। नहीं हेल्प नहीं हो रहा है तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, लेकिन खुद मत करो अगर पता नहीं चल रहा है तो। काफ़ी लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह टीवी ओपन करते हैं, अच्छा अनिल सिंघवी ने क्या बोला, इंटरग्लोब एविएशन बाय करो, चलो इंटरग्लोब ले लो। एक दिन शायद वो 3-4% बढ़ भी जाएगा, बाद में क्या, आपने तो सेल नहीं किया, आप तो लेके बैठे हो। इंडिगो नीचे 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 आता है क्योंकि उसमें रियली में इशू है। जब आप इस तरह का बिहेवियर करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। दिस इज, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना होता है कि नहीं भाई, आई वॉन्ट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ गुड क्वालिटी स्टॉक आफ्टर डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च, एंड देन हैव टू पेशेंटली वेट फॉर दैट स्टॉक टू ग्रो। उगने से भी पहले आप मार दोगे तो क्या चले, मज़ा नहीं आएगा ना, वो तो बेसिकली आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। सो कीप दिस इन माइंड। अभी थोड़े अच्छे सेक्टर की, कुछ और सेक्टर की बात करते हैं, जैसे रियल एस्टेट की भी बात करते हैं कि रियल एस्टेट अगर आप देखें तो उसमें भी एक अच्छी खासी हम लोग रिकवरी देख रहे हैं कि भाई आगे जाके डिमांड वापस आएगी। और पीछे एक साल से रियल एस्टेट ऑलमोस्ट 30-40-50% यानी बहुत ही पीट गया है। उसमें काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। और लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि इनका किस तरह से एग्जीक्यूशन है। लॉन्चेस कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट के टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और कॉमोडिटी का बढ़ने का क्या इम्पैक्ट आता है, क्या मार्जिन में इम्पैक्ट है, वो सब आपको देखना है। लेकिन रियल एस्टेट उस लेवल पे मिल रहा है जहाँ रियली में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी मूवमेंट आ सकता है। ऑफकोर्स ये 2000 पॉइंट की जो मूवमेंट आई उसमें तो ये स्टॉक भागे ही है, लेकिन लेग्स अच्छे हैं आगे निकलने का। जो अभी ट्रम्प ने बात की ना कि चाइना के साथ वो बातें कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा ओपन हो जाएगा ये वो, तो उससे ये पता ही चल रहा है कि ट्रम्प चाहता है कि ये वॉर, वैसे तो वो कब का चाहता है, लेकिन इस बार ईरान भी थोड़ा थोड़ा टेबल पे आ रहा है, तो इसलिए होप जगी है कि भाई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके। दूसरा, ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है गाइस, कैपिटल गुड्स सेक्टर में ध्यान करो, खास करके उसमें भी जो पावर सेगमेंट रिलेटेड होते हैं ना, जैसे एबीबी हो, हिटाची हो, एंड ऑल दैट। और क्योंकि क्या होता है कि वहाँ स्पेशलाइजेशन जॉब है और वहाँ काफ़ी हद तक आपको नो मोट है एक तरह का, ठीक है, और वो एक बड़ा फ़ायदा होता है। सी, गोइंग फ्रॉम ईयर नो, you have to be very very specific about the revenue growth and the profit growth. ओके, काफ़ी सारी कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत हाई है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही, ऐसे स्टॉक से दूर रहो। और एआई में भी आपको ध्यान रखना है कि गाइस, लोग आके बोलेंगे कि हमारी कंपनी एआई यूज़ कर रही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या नए प्रोडक्ट्स लाने के नॉल दैट, लेकिन किस तरह से यूज़ हो रहा है। ओके, बाकी कॉमन यूज़ तो हर जगह हो रहा है, तो वो सब आप देख के करो, ठीक है। अभी की तेज़ी देख के ऐसा मत सोचो कि ये सब स्टॉक वापस ऊपर इतने ही तेज़ी भागे। अभी तो स्वीट मनी था, यानी बहुत ही इजी मनी था। 22,300 से अभी हम 24,200 आए, 1900 पॉइंट का बहुत ही स्वीट मोमेंट था। क्योंकि मार्केट अगर 7 से 8% बढ़ता है ना, तो स्टॉक 20 से 25% बढ़ते हैं, कि स्टॉक बहुत गिर चुके होते हैं। तो अभी वो भाग चुके, अभी आपको थोड़ा केयरफुली इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक में जाके आप इन्वेस्ट कर लो, नहीं, ऐसा करोगे तो फंसने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आता है तो फिर बड़ी दिक्कत है। वही चीज़, सिंपल चीज़ है गाइस, ये टीसीएस इन्फोसिस में मेरा सबसे बड़ा इशू क्या था, यही था कि आप 2% 4% से अगर ग्रो करोगे तो आप कहाँ से प्रॉफिट बनाओगे। आपका अगर ओवरऑल देखें तो अगर 6-7% का जीडीपी है तो 14-15% से तो ग्रो करना चाहिए ना रेवेन्यू, जो उनका हो ही नहीं रहा है। सो नैरेटिव से दूर रहो। और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर देखो ना, ये ब्रोकिंग हाउस तो टीसीएस को बाय बोल रहा है, अथवा अब ये ही ब्रोकिंग हाउस सब देखो, मैं
डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट कोटक हो, मोतीलाल हो, एमके हो, सभी के रिपोर्ट निकालो, टीसीएस इन्फोसिस में बाय होंगे। 4 साल पहले भी बाय थे, उसके बाद ये स्टॉक 50 40 50% गिर चुके, अभी भी वो बाय है। डज इट मेक सेंस? टाइप वाई फॉर यस और एन फॉर नो। ये क्यों भाई? तुम बाय 4 साल पहले भी, उसके बाद आधा हो गया, अभी भी तू बाय बोल रहा है, तो तेरे रिपोर्ट का मतलब क्या है? एग्री और नॉट? मैं 1.5 2 साल से टीवी पे हो या आप लोग मेरे मेंबर्स हो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ 2% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 2-4% से बढ़ रहा है, तो तू कैसे सस्टेन करेगा इस लेवल पे? लेकिन ब्रोकिंग हाउस तो सभी बाय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको सेल नहीं बोल सकते हो, उनको लोग बाय करेंगे तब धंधा बढ़ता है। देखो मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली सब ब्रोकर है, हज़ारों क्लाइंट हैंडल किए है। ब्रोकर का काम क्या है? आपको ट्रेड कराना, ये ले लो, चलो ये ले लो, ये निकाल लो, ये लो, ये लो, और वो 200 कंपनी करता है। अब एक बार तूने बाय बोल दिया तो हम इजीली सेल नहीं बोल सकते, ठीक है? फॉर एग्जांपल टीवीएस मोटर था, मैंने कोटक में देखा था, 700 रुपये में उसने सेल बोला था, उसके बाद तो वो 3000 रुपये चला गया, तो भी सेल ही बोला। अब तुम हर लेवल पे सेल ही बोलते जा रहे हो हर लेवल पे सेल बोलते हो। वैसे मोतीलाल के वीडियो है, ऐसे सबके हैं। तो डोंट कंसीडर ऑल दिस एक्सपर्ट और एनालिस्ट लाइक नो दे आर ऑलवेज राइट। नहीं, आपको पता नहीं होता कि पीछे सिचुएशन क्या होती है। यार मैं खुद टीवी पे जाता हूँ और मुझे पता है कि वहाँ से मैं अभी पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता कि क्या क्या बातें होती है, किस तरह से स्टॉक्स को चढ़ाया जाता है, गिराया जाता है। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता इन सब चीज़ों पे, ओपन में कभी मिलते हैं तो मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत होता है। तो भाई टीवी देख के मत लिया करो, ये सब करोगे तो फंसोगे, बहुत ही ख़राब तरीके से फंसोगे। एंड काफ़ी चीज़ें आपको भी दिख रही है कि खराब गलत हो, लेकिन हम लोग ना प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार स्टॉक ले लिया ना, फिर हम लोग उससे शादी कर लेते हैं और दिमाग में यही चलता रहता है। हम फिर क्या करते हैं कि जैसे आपको 10 लोगों ने उसको सेल बोला, लेकिन 2 लोगों ने उसको बाय बोला, तो आपका दिमाग जाता है नहीं वो 2 जो बोले ना वो सही है। एग्री और नॉट? देन जस्ट वे फॉर एग्री, करेक्ट? कि भाई 10 लोगों ने सेल बोला, वो तेरे क्यों? क्योंकि तू बायस हो गया। वो उसे वो कहते हैं ना कि बिहेवियर फाइनेंस में होता है कि बायस माइंड हो कि नहीं उसने तो 2 बोला है कि नहीं ऊपर आए, फिर हम उसको कैच कर लेते हैं। कंफर्मेशन बायस, करेक्ट दिव्या? तो वही प्रॉब्लम है हमारे वहाँ, वही प्रॉब्लम हम लोग क्यों सेल नहीं कर पाते? हमको हमेशा होप रहती है ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। आज ही एक स्टॉक पे मेरी रिसर्च टीम से बात हुई थी शाम को ही, ओके, और वो स्टॉक मैंने बोला सेल करते हैं, तो रिसर्च टीम मेरी बोलती है, दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, नो बढ़ेगा, ये है वो है फलाना है ढिमका। मैं वो भाई अभी तक नहीं बढ़ा, अभी क्या? फिर वो आपको ना कि साला अभी तक, यानी हमको क्या होता है पता है कि हम लोग 2 साल से रुके हैं, 2 साल से स्टॉक 30-40% नीचे चला गया है, अब कैसे सेल करूं? 2 साल का पूरा टाइम ही मेरा वेस्ट हो गया है। यस और नो? दैट जस्ट वाई फॉर इज होप यू आर गेटिंग ओके। साला 2 साल फालतू में गए ना, अभी तो मैं रुकूंगा अभी जब तक बढ़ेगा नहीं ऐसा करोगे ना तो देखो ये रिवेंज मूड नहीं है, यहाँ रिवेंज लाना नहीं है। कि काफ़ी लोग सर मैंने 10 साल तक पकड़ के रखा हूँ, अभी आप बोलते हो 10 साल के बाद भी मैं लॉस में बेचूँ, थोड़ी कि मैं लॉस में, जब तक मेरा भाव नहीं आएगा तब नहीं, तो फिर पकड़ के बैठो पूरी ज़िंदगी। ये कि आपका बच्चा नहीं है कि आपको पकड़ के रखना है कि नहीं शरारत कराए तो नहीं मैं सिखाऊं, नहीं चल रहा है तो भाई तू निकल दूसरा। इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा कॉन्सेप्ट याद हो, 11 प्लेयर तो 11 प्लेयर, ख़त्म बात। उससे एक ऊपर नहीं, उससे एक नीचे नहीं, बस। वैसे आपने डिसाइड किया है कि 20 स्टॉक है, 25 स्टॉक रखने हैं, या जो भी आपका नंबर, बस वही रखने हैं, उसमें जो अच्छे वो रखने। नहीं कर रहा है परफॉर्म तो निकालो। सॉरी मैं ये चीज़ में मैं ज़्यादा आज बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज़ ही ऐसी है जो जिसमें आप लोगों ने बहुत पैसे घुमाए। मैं सच बोलूँ, ये जो डाउनफॉल आया दैट वाज द बेस्ट टाइम टू रीशफल योर पोर्टफोलियो। मैं आप लोग मेरे को
मेरे को बार बार सुनते हो, तो मैं कितनी बार बोल रहा था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, खराब स्टॉक को निकालो, अच्छे स्टॉक को लो, लेकिन कितने लोग कर पाए? ऑनेस्टली टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट कि खराब स्टॉक को निकाल के अच्छे स्टॉक लिए ये फॉल में? जस्ट आई वाई फॉर यस एंड फॉर नो। और बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, बी ट्रू टू योर सेल्फ। और नो तो नो, देखो ये कोई एग्ज़ाम नहीं है तो वो टेंशन मत लो, लेकिन जो किया है वो बताओ। यस, कुछ ने किया है, काफ़ी ने नो लिखा है, कुछ ने किया है। सुनील मेहता, यू डन ग्रेट, बाकी नो नो, कुछ यस है, ठीक है। तो गाइस देखो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, और ये पोर्टफोलियो आपका है, आपके आपके लिए है, ठीक है। और आपको यहाँ बायस नहीं होना है, ठीक है। प्लस अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब करनी है दोनों हाथ से। बहुत बुद्धिजन है होते हैं, टीवी में आते, यूट्यूब में आते, बोलते 24,000 आएगा, 22,000 आएगा, अभी तो 21 आएगा, 20 आएगा, नहीं नहीं अभी पिक्चर सही नहीं है, अभी भी हमें पता नहीं ट्रम्प क्या करेगा, पता नहीं ये वो है। अरे भाई, इतना सोचोगे ना तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। और अभी जो बढ़ गया ना 2,000 पॉइंट, अभी वो लोग क्या बोलते हैं पता है? नहीं नहीं, मैंने तो कहा था कहीं ना कहीं ये रिवर्सल होगा, देखो हो गया। अब उसकी बात सुन सुन के आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मार्केट में भी ऐसा होता है, कमेंटेटर इतना आपको घबरा देते हैं ना। लेकिन अगर आप 40 साल का हिस्ट्री देखो तो 40 साल में तो हिस्ट्री में तो हम लोग ऊपर ही आए ना, कहाँ नीचे। अभी भी हम लोग, यानी सेंसेक्स 100 रुपये से चालू हुआ था, 100 पॉइंट से चालू हुआ था, आज 90,000, 90 तो नहीं है, 80 है, एग्जैक्ट कितना है मुझे पता नहीं, 80,000 के आसपास तो आए तो गया है ना, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट से चलो यार, ज़्यादा इतना सोचो मत। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इज़ द कोर थिंग, एंड बाइंग अ गुड स्टॉक, दैट द ओनली थिंग। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हम उसको डिफ़िकल्ट बना देते ज़्यादा सोच के कि ट्रम्प क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, ईरान क्या है। जो आपके कंट्रोल में हो रहा, यहाँ सभी लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, सभी वॉर एक्सपर्ट बन जाते हैं, सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट बन जाते हैं ठीक है, हर एक बंदा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। हमको वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमको हमारा स्टॉक, एक बात हमेशा गांठ बांध के लिख दो, कहीं लिखने, आपको जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, अच्छा स्टॉक अगर आपके वैल्यूएशन पे मिलता है, इरिस्पेक्टिव मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे और जाएगा नहीं जाएगा, आपको स्टॉक लेना है। एज सिंपल एज दैट, सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। अगर आपका स्टॉक कितना भी यानी वैल्यूएशन में अच्छा हो गया और मार्केट बहुत नीचे है, तो भी आपको लेना नहीं है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टॉक वैल्यूएशन, कि आपका स्टॉक सस्ता मिल रहा है कि नहीं। वैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट है, मेयर मीटिंग पे, मुझे वो स्टॉक जो लेना है, मुझे अगर 25% नीचे मिल रहा है, 20%, मैं देखता नहीं हूँ मार्केट और 1000 पॉइंट नीचे जाता है कि नहीं, मैं देखता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ यार, रिकमेंडेशन दे देता हूँ। हमने ये कुछ स्मॉल केस दूसरी तरह से लगे, इरिस्पेक्टिव कहाँ भी जाए, क्यों? क्योंकि जो लेवल चाहे था वो मिल गया, बाकी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इफ़ यू एग्री विथ मी, जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। और बाद में अगर आप देखोगे ना, 1 साल 2 साल बाद, दिस में बी अ बेस्ट डिसीजन, दिस में बी अ बेस्ट डिसीजन, क्योंकि बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट आप रखो। रोज ढूंढने मत जाओ कि मार्केट कहाँ बॉटम बनेगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है। 2 महीने पहले फरवरी 25 तारीख तक किसी को पता नहीं था कि वॉर होने वाली है पूरा मार्च महीना वॉर में चला गया, अभी अप्रैल आधा हुआ है तो अभी ठंडा हो रहा है, तो 1.5 महीना में किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। सो दिस इज द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस विच यू हैव टू डू। जो आप अगर फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। और जैसे मैंने बोला भाई, गाइस कैसा लगा गाइस, कुछ सीखने मिला कि नहीं? जस्ट हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। और जैसे मैंने बोला गाइस कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है, इरिस्पेक्टिव वेरेवर गो। सी आई एम अ टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, और ऑफकोर्स हमारी टीम करवाती है सबसे, हम लोग को इंट्राडे नहीं करते। और मैंने यहाँ जो पैसे बनते हुए देखे ना, वो कहीं नहीं देखे। ट्रेडिंग में आप थोड़े दिन कमा लोगे, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ
आपको यहाँ दिखता है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला गाइस, आज एक स्पेशल दिन भी है जहाँ अभी तक हम लोग ने इक्विटी के स्मॉल केस बहुत लॉन्च किए, लेकिन वी आर गोइंग टू ऐड नाउ म्यूचुअल फंड ऑल्सो। कि म्यूचुअल फ़ंड आप लोग बहुत स्ट्रगल करते हो, तो म्यूचुअल फ़ंड भी हम लोग ऐड कर रहे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केस में। बहुत ही रीज़नेबल फ़ी, यानी अभी तो आज के दिन तो 180 रुपीज़ पर मंथ, यानी कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आप डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और प्लस डायरेक्ट एनएवी होगा। आपको पता है रेगुलर एनएवी और डायरेक्ट एनएवी में डिफरेंस क्या है गाइस, या नहीं? मैं समझा देता हूँ। रेगुलर एनएवी क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो किसी एजेंट के थ्रू। थैंक यू एवरीवन। एजेंट के थ्रू, तो एजेंट को 1% कमीशन जाता है। तो समझ लो आपने 3 लाख रुपए डाले, तो 1% साल का यानी 3,000 रुपये कमीशन गया। आप नहीं देते हो, एएमसी देती है। ठीक है, एएमसी देती है, लेकिन आपके पॉकेट से ही देते हैं। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड 2 एनएवी में होते हैं, एक होता है रेगुलर एनएवी और डायरेक्ट एनएवी। डायरेक्ट एनएवी सस्ती होती है रेगुलर एनएवी से। रेगुलर एनएवी में कमीशन जाता है एजेंट को, और दूसरा होता है एनएवी नेट एसेट। एनएवी कुछ नहीं है, प्राइस होती है जो प्राइस में बिकता है म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट एनएवी क्या होता है कि आप मिडल मैन नहीं रखते हो, यानी एजेंट हो, आप डायरेक्टली कंपनी से बाय करते हो। जैसे आप कैडबरी बाई करते हो कोई रिटेलर शॉप से, रिटेल में शॉप, तो उसको एमआरपी में मिलता है, लेकिन आप डायरेक्टली कैडबरी कंपनी से बाय करोगे तो सस्ता मिलता है। गॉट इट, देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, करेक्ट? वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में आप अगर एजेंट थ्रू बाय करते हो तो आपका कमीशन जाता है, बीच में 1% होता है, और अगर आप डायरेक्टली एएमसी से बाई करते हो तो आपका वो 1% बचा। तो आप बोला यार 1% ही ना, क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 1% हर साल देना है। समझ लो आपने 10 लाख रुपए डाले, तो अभी 10,000 का कमीशन आप साल का दे रहे हो। अभी वो 1 करोड़ हो गया दूसरे साल, चलो 10 साल में वो 1 करोड़ हो गया, तो आपका 1 लाख रुपए हर साल कमीशन जाता है, तो वो आप पूरा बचा लेते हो। तो ये छोटी बात नहीं है। नॉर्मली अगर आपने 20 लाख अभी डाले ना, और सॉरी कोई भी एयूएम आपने अभी डाला, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, 15 साल के बाद डायरेक्ट एनएवी और रेगुलर एनएवी में पता है कितना फ़र्क है? कॉर्पस में कितना फ़र्क हुआ है? 15 से 20% का। डू यू थिंक इट इज़ बिग देन जस्ट ए बिफोर बिग? यानी अगर आपने डायरेक्ट एनएवी में डाला आपका 100 रुपये होगा, लेकिन रेगुलर एनएवी में डाला आपका 80 होगा। 20 रुपये का फ़र्क पड़ता है, विच इज़ क्वाइट बिग। तो वो आपको अभी नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे आपका वो बढ़ता जाता है, एयूएम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कमाते ज़्यादा जाते हो, क्योंकि ये हर साल रेगुलर इनकम जा रही है, हर साल कमीशन जा रहा है। जबकि लिसन मी केयरफुली, आपने वो म्यूचुअल फंड ले लिया, किसी ने बोला एचडीएफसी ग्रोथ फंड ले ले, आपने लेके रख दिया, अब 20 साल रखा, अब कोई चेंज नहीं किया, लेकिन 20 साल में वो कमीशन तो जा रहा है रेगुलर। जस्ट वो एक बार आपने उसकी एडवाइस लेके लिया। गॉट इट? इफ यू थिंक इट इज बिग देन जस्ट ए बिफोर बिग, यानी आपने बीच में कुछ चेंजेस भी नहीं किए तो भी उसको तो जा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? तो हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्ट एनएवी आपको बोलते हैं, और वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में बाय होता है। आपका जैसे ज़रोदा है तो ज़रोदा में बाय होगा, ग्रो है तो ग्रो में बाय होगा। फ़र्क इतना है कि जो एजेंट आपको बोलता है कि भाई ये 6 म्यूचुअल फंड लेने हैं, ठीक है, या 5 म्यूचुअल, वो मैं ही बोल रहा हूँ आपको। बस आपको अपने डीमेट अकाउंट में हमने ऑलरेडी लिंक दिए हुए, क्लिक करोगे वो अपने आप अपने डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएंगे, ख़त्म बात। और पूरा वो आप कमीशन बचा लोगे। और मैंने जैसे बोला 180 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 212 रुपये कुछ होते हैं, 212 पर मंथ, तो उसमें ही होगा। सो दैट इज़ द बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर। वाई आई टेकन टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अमाउंट विच यू आर, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में डालते हो 1 साल के लिए नहीं डालते हो, आप 10, 15, 20, 25 साल के लिए डालते हो। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज़ थिंग। मैं आपको, बाय द वे, यू वांट टू नो अबाउट दिस, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं स्मॉल केस का ओपन भी कर लेता हूँ। ओके, 1 मिनट यार।
ये पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। Just a minute. Are you able to see the PPT, guys? Just type yes in the chat box. Just type yes in the chat box. So जैसे मैंने बोला कि वी यूज टू हैव इक्विटी और कुछ हम लोग और भी इक्विटी का, जैसे लास्ट वीक ही हमने 4 दिन पहले हमने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का जो लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। एंड नाउ वी आर लॉन्चिंग म्यूचुअल फंड। बिफोर आई गो जस्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं। आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड a SEBI registered analyst and earlier acted as a portfolio manager. I analyze more than 1,000+ crores of portfolio. Clients member is TIH 4,000+ across the world and investor impact is 1 lakh+ across the world. ये बहुत पुराना डेटा है, अभी तो बहुत ज़्यादा होगा। और दिस इज़ माई सेबी रजिस्टर्ड नंबर गाइस। एंड काफ़ी, अगर आप चाहो तो सेबी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। एंड आई डू कम रेगुलर ऑन टीवी लाइक ET नाउ, CNBC, जी, NDTV, Money 9 एंड ऑल दैट चैनल्स। दिस आर सम ऑफ द स्नैपशॉट। आज भी मैं था टीवी पे, NDTV प्रॉफिट में था, ठीक है। एंड आई डू कम ऑन द पब्लिकेशन लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट स्मॉल केस, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट स्मॉल केस में यहाँ क्या होता है, आपको एक डिफाइंड स्टॉक लिस्ट मिलती है कि भाई ये स्टॉक्स है जो बाई करने हैं, और इसका हम लोग एलोकेशन भी आपको देते थे, डिसिप्लिन एलोकेशन दे देते हैं। उसका पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग भी हम लोग करते रहते कि क्या रखना है, क्या निकालना है एंड ऑल दैट। तो वो आपको, यानी इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे आपको कन्फ्यूजन होता है ना कि भाई मुझे पता नहीं कि क्या रखूँ क्या निकालूँ, तो वो आपको यहाँ पता चल जाता है और डायरेक्टली आपको डीमेट अकाउंट में ही आपका स्टॉक आ जाता है, तो आपकी ही ओनरशिप रहते हैं। प्लस क्या है कि मैं जस्ट टू शो यू कि ये पूरा जो पोर्टफोलियो होता है, इक्विटी पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, वो हम लोग ही मैनेज करते हैं, हम लोग ही सिलेक्ट करते हैं और आपको इस पर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब आप चाहो तो डीमेट अकाउंट अपना लिंक कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइब करते हो आपको ये सब स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। आप डायरेक्टली बाय करो, अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो आपको उसको अप्रूव करना है। एक बार आप अप्रूव करते हो तो वो स्टॉक्स अपने आप या म्यूचुअल फंड अपने आप बाय हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 30,000 का समझ लो मिनिमम बैलेंस रखना होता है, तो 30,000 रुपया अगर आप रखते हो अपने डीमेट में, अपने आप बाय हो जाएगा, ठीक है। अगर मैन्युअली करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हो, अगर 10-20 हज़ार डालना है तो मैन्युअली डाल सकते हो। और रीबैलेंस भी हम लोग करवा के देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का रीबैलेंस हो या जो भी हो तो बाय हो जाएगा। अभी इसमें गाइस जो म्यूचुअल फंड होंगे वो हमारे डायरेक्ट NAV होंगे, तो मैंने जैसे बोला कि आप कमीशन बचा लोगे। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपका 3 लाख का पोर्टफोलियो, उसका 1% 3,000 रुपये होते हैं, और अभी आज जो मैं सर्विस आपको देने वाला हूँ 2,500 रुपये की, यानी आप जितना कमीशन बचेगा उससे कम में तो आपको ये सर्विस भी मिल जाएगी, ओके। ऊपर से कमीशन भी बच जाएगा आपका। और इसमें गाइस एवरी वीक हमारा मंडे 9 o'clock सेशन होता है, जहाँ आप Q&A, पोर्टफोलियो क्वेरीज, स्टॉक क्वेरीज और म्यूचुअल फंड क्वेरीज भी पूछ सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, आप लोगों में से काफ़ी लोग के पास अदर देन, यानी आप तो यहाँ अभी आए, पहले से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे, तो उसमें करना क्या है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो आपको पता नहीं है। तो वहाँ आप कुछ भी मुझे पूछिए, ठीक है। आपका किसी का भी पोर्टफोलियो, हस्बैंड वाइफ सनडम, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप क्वेश्चन पूछते जाओगे, मैं आंसर देते जाऊँगा। और उस टाइम पे भी आज जैसे होस्ट टू पेनालिस्ट है, वैसे ही उस टाइम पे भी आप क्वेश्चन पूछोगे, होस्ट टू पेनालिस्ट ही होगा। तो कोई भी आपका क्वेश्चन, आपने क्या पूछा वो जान नहीं पाएंगे, और आपने क्या वैल्यू डाली है वो भी जान नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आपको ये फ़ायदा है कि ये कोई नहीं देता है, ये हम लोग दे रहे हैं। सभी स्मॉल केस मेंबर्स के लिए भी ये अवेलेबल है, तो आप ज़रूर ये अटेंड कीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी फ्रूट, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, करेक्ट। जैसे आप बीमार हो लेकिन पता नहीं क्या बीमारी है, क्या दवाई लेनी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, खुद दवाई लेते हो, 2-3 दिन ठीक नहीं होते तो फिर डॉक्टर के पास जाते हो ना। वैसे ही यहाँ है कि
आपके पोर्टफोलियो में क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए, वो सब मंडे के सेशन में क्लियर हो जाता है। ओके। अतुल यादव, हाँ म्यूचुअल फंड में भी रीबैलेंस होगा, सब में रीबैलेंस होगा। ओके, मैं बताता हूँ उसमें। अभी जैसे ये गाइस हमने स्मॉल और मिड कैप का फंड अभी लॉन्च किया था, जो 400 रुपये पर जीएसटी था, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 300 रुपये प्लस जीएसटी। मैंने यहाँ म्यूचुअल फंड का नहीं डाला, मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में भी आपको डिस्काउंट के बाद अभी 100, ये 300 प्लस जीएसटी है, म्यूचुअल फंड का 180 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। तो पूरे साल 212 रुपये पर मंथ होता है। उसमें आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन आ रहा है, डायरेक्ट एनएवी आ रही है, और अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो अपने आप डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएगा। जैसे आज आपने ये ले लिया और आज आपने उसमें 30,000 की मिनिमम अमाउंट है, आपने डाल दिया, आपके डीमेट अकाउंट में है उतने पैसे, कल वो म्यूचुअल फंड बाय भी हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में, तो आपके ही डीमेट अकाउंट में पड़े रहेंगे और आप वो पूरा कमीशन भी बचा लोगे। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। और इसमें भी जो रीबैलेंस होगा ये सब आपको आएगा। क्लियर देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर। एंड बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखिए गाइस, सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, अगेन आपको ये क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद रैंडम स्टॉक पिकिंग करते हो, आपको पोजीशन एंड साइजिंग पता नहीं होती है, कभी भी कब निकलना है वो पता नहीं होता है, रीबैलेंस की हैबिट नहीं है, ओवर कंसंट्रेशन है। देखो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप अपने फील्ड के मास्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर अकाउंटेंट हो, या हुएवर यू आर, और you do a business, you do a job, you are expert in your field, you are not expert in each and every field. So this is very obvious, but obvious है इसलिए हम गलती करें वो तो गलत है ना, वो तो गलत है ना। यहाँ आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी बहुत मेहनत की कमाई है। आप जो भी कमाई है, जैसे आपने 10 लाख रुपए की सेविंग की है, 5 लाख, उसमें से आपको बच्चों की आगे की परवरिश भी करनी है, शादी भी करानी है, सब कुछ कराना है, तो वो तो सही डालो आप। तो इसको इग्नोर मत करो, ये सब गलतियां सबसे होती है, आई नो आप सब लोग करते हो, लेकिन अब इसको सुधारनी कैसी है उसका मैं आपको सॉल्यूशन करते हो कि नहीं, देन जस्ट है वाइफ वॉइस, ये गलतियां आपसे होती है कि नहीं होती है, तो बताइए। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड, एंड थ्रू दिस यू विल एबल टू अवॉइड दिस। ठीक है। अगेन अगर आप यहाँ बात करेंगे तो हम लोग जो भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड लेते हैं तो ऑफकोर्स अर्निंग्स देख के, क्वालिटी, रिस्क मैनेजर, मेरी टीम में भी चार्टर अकाउंटेंट्स है गाइस, दे आर सेबी रजिस्टर्ड, और हमारा तो पूरा दिन यही होता है काम करना। ठीक है, वैल्यूएशन देख के, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, हमारा धंधा ये है और हमारा काम ही ये है। तो ठीक, तो इसलिए हम लोग ये फोकस करते हैं। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए हम लोग बैठे ना, वी गिव यू अ सॉल्यूशन, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, दैट्स ऑल। और ये एजुकेशन नहीं है, यहाँ क्लियर कट आपको फॉलो करना है। ओके, एंड यू विल सी द बेनिफिट। बिलीव मी, ये जो अभी मार्केट फॉल हुआ और ये कुछ समय में जितने लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, दे आर इन मच बिगर प्रॉफिट। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव डन, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। अगर ऐसे हो तो बहुत ही, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और मेरे जिन्होंने भी एडवाइस सुनी थी, दे हैव डन इट, दे आर इन अ वेरी गुड प्रॉफिट। बट वो है यार, हिम्मत करके फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी ये पीएमएस और इसमें क्या फ़र्क है हमारे में, देखो पीएमएस है ना, आपको मिनिमम 50 लाख रुपए डालना पड़ता है, 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, 1.25 से 1.5 लाख रुपए। यहाँ एफोर्डेबल प्राइसिंग, यार 212 रुपये में तो कुछ नहीं आता है, 212 रुपये तो ऐसे निकल जाता है। करेक्ट, कुछ नहीं आता है। करेक्ट, वो 300 प्लस जीएसटी, यानी वो उसमें भी क्या है, 360 रुपये, धुरंधर की टिकट भी 600 की आती है। आजकल एक डोसा खाने जाओ तो भी 150-200 के आ जाते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग है। प्लस आपको हम लोग ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लस डीमेट अकाउंट में आपका कंट्रोल होगा, रीबैलेंसिंग होगा। अगर आपको उसमें से बीच में से कोई स्टॉक निकाल के आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो पीएमएस वाला नहीं देता है। जैसे आपने 50 लाख दिए, उसमें से आपको लगे मेरे को 2 लाख रुपए निकालने, तो वो नहीं निकाल के देगा। लेकिन आपका शेयर है, आपका म्यूचुअल फंड है, आपके डीमेट अकाउंट में आपको जब निकालना है निकाल दो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है। मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, ना मैं आपके लिए ट्रेड कर सकता हूँ, आप कभी भी निकल सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव। ओके,
और जो पैसे आप रखोगे ना ये सब स्टॉक बाय करने के लिए, म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए, वो आपके ही डीमेट अकाउंट में रखोगे, मेरे डीमेट अकाउंट में नहीं, यानी सॉरी मुझे नहीं देने, मेरे को तो ये जो आप फीस नॉमिनल जो है वही आएगी। क्लियर? तो मेरा कोई कंट्रोल आपके डीमेट अकाउंट में नहीं है। लेकिन हमारा क्या होता है कि स्मॉल केस थ्रू टाई अप होता है सभी ब्रोकिंग हाउस के साथ, उसके वजह से ये लिंक होता है। इसलिए हम लोग यहाँ से जो ट्रिगर करते हैं वो आपके पास जाता है, मेल, व्हाट्सअप एंड ऑल दैट कि ये स्टॉक लेना है, ये स्टॉक बेचना है, आप उसको अप्रूव करते हो तो अपने आप डीमेट अकाउंट में हो जाता है, वो मैपिंग करके रखते हैं। क्लियर? तो ऐसा होता है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप कभी भी अपने स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ओके, एंड आपको परमिशन नहीं चाहिए सेल करने की, और मनी स्टेज इन योर डीमेट अकाउंट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट। प्लस आपको हमारे टीम का नंबर मिलेगा, ठीक है, मेरी टीम प्लस स्मॉल केस टीम का भी नंबर मिलेगा। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सातों दिन चालू रहेगा, वीक डेज में थोड़े कम आवर्स होते, लेकिन हर रोज़ आपको 9 से 5 में आप कभी भी कॉल करो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो होगा। शैलेंद्र, आई थिंक 2 डीमेट अकाउंट एक साथ एक स्मॉल केस में अटैच नहीं हो सकते। तो रीबैलेंसिंग कैसे होता है? हम लोग रिव्यू करते हैं, फिर आपको अलर्ट जाते हैं व्हाट्सअप, ईमेल और ऐप थ्रू, आप अप्रूव करोगे तो अपने आप ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, प्रोवाइडेड आपने लिंक किया है। आप बोलोगे नहीं तो पर मुझे डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करना है, आपकी मर्जी। आपको पोर्टफोलियो और अलर्ट्स तो ऐसे भी आएंगे अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करो या ना करो, उसके बेस पे आप मैन्युअली कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज लॉन्ग टर्म, हमारा लॉन्ग टर्म का दिव्यागर, ओके। एंड कभी कभी हमको लगा कि ये स्कीम अच्छी नहीं है तो हम लोग वो निकाल के दे, लेकिन रेयर होगा, लेकिन हाँ हो सकता है अगर हमें लगा तो। अगेन आप लमसम कर सकते हो, आप SIP कर सकते हो, SIP को मॉडिफाई, यानी हर महीने आपको लगता है कि मुझे 50,000 डालने हैं तो आप हर महीने की 5 तारीख को SIP रख सकते हो। लेकिन आपको लगे नहीं अभी मुझे कैंसिल करना है तो कभी भी कैंसिल कर सकते हो। नया इन्वेस्ट करना है तो नया भी आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट गिर गया है, चलो मैं थोड़ा और इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सअप थ्रू आएगा, ऐप थ्रू आएगा, ईमेल अलर्ट आएगा, और अब रीबैलेंस का भी अपडेट्स आएगा। और जैसे मैंने बोला, दिस इज़ द ऑफर, ये स्मॉल कैप और मिड कैप का है, 300 रुपीज़ प्लस GST का जो हमने लॉन्च किया था अभी। मैं आपको म्यूचुअल फंड का भी दूंगा, उसमें अभी 180 प्लस GST, उसमें भी अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है। ओके, सो आई गिव यू द लिंक। सी दिस इज़ द वेरी वेरी बेयर मिनिमम अमाउंट जो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिस्टम इंटीग्रेशन करना पड़ता है, हमें ब्रोकर के साथ टाई अप होता है, तो ये टेक्नोलॉजी का जो खर्चा होता है ना वो ही है। बाकी आपको भी पता है इतने में कुछ होता नहीं, यहाँ आपको एडवाइस से लेके मंडे सेशन से लेके सब कुछ हो रहा है। ओके, सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे, देन जस्ट टाइप P for pay, जस्ट टाइप P for pay, दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन गिव इट टू यू। प्लस एक बार एनरोल हो गया, अगर मैं फ़ीस बढ़ा देता हूँ आपकी फ़ीस यही रहेगी, ये फ़ीस बढ़ने नहीं वाले हैं। ओके, यस, सो मेनी पे। ओके, तो गाइज आप ये लिंक है, आर यू एबल टू सी दिस, जस्ट टाइप Y4 यस इन द चैट बॉक्स। आपको यहाँ नीचे आओगे ना, आपके यहाँ 3 स्मॉल केस दिख रहे हैं आपको, जस्ट टाइप S फॉर स्मॉल केस, आपको 3 स्मॉल केस दिखेंगे, एक है मिड कैप स्मॉल कैप का, ठीक है, 272 पर मंथ, और ये देखो ये म्यूचुअल फंड का है 283 पर मंथ, दिख रहा है? एनीवन कैन जस्ट टाइप S फॉर स्मॉल केस, अगर आपको ये दिख रहा है तो स्क्रीन में दिख रहा है तो मेरे स्क्रीन में, ठीक है। और यहाँ सिटी अर्निंग भी है, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ओके, तो ये है, अगर आप फिर ये म्यूचुअल फंड वाले में क्लिक करते हो, जैसे ये सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, सिंपल है, इसको सब्सक्राइब नाउ करोगे, अभी आपको ये ईमेल लिखने का आ रहा है, ये दिख रहा है, तो इसमें आप ईमेल डाल दीजिए, कोई डेमो कोई भी ईमेल आप डाल दीजिए इसमें। ओके, तो जैसे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अगर आप फिर अंदर जाओगे, फिर ये देखो 283 पर मंथ, यानी
$3,399 म्यूचुअल फंड का है। ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है गाइस, टेंशन मत लो। आप जो भी फीस करोगे ना, वो आप सामने कमीशन बचा रहे हो एजेंट का, तो ये रिकवर हो रहा है, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो। एजेंट जो आपको स्मॉल म्यूचुअल फंड देता है वो मैं दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर रिसर्च करके। फिर ये अप्लाई ऑफर, यहाँ अप्लाई ऑफर में देखिए आपको ये दिख रहा है, ये आपको क्लिक करना है, ये अप्लाई क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे ना अप्लाई, तो देखिए अपने आप फीस कम हो जाती है आपकी। देखिए 2549 हो गई, करेक्ट। तो यहाँ अप्लाई ऑफर आपको क्लिक करना है, एक बार वो क्लिक करके फिर वो करोगे तो फीस अपने आप कम हो जाएगी। देन यू जस्ट हैव टू डू कंटिन्यू। फिर यहाँ पान कार्ड डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे। पान कार्ड क्यों डालना है? क्योंकि केवाईसी करना पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी है। और फ़ोन नंबर डालोगे। देखो 2500 रुपये में आपका आ जाएगा म्यूचुअल फंड का, और 2500 आपको पता है कमीशन बचा लोगे उतना, तो आपको कुछ ऐसे पॉकेट से पे नहीं करना है। प्लस डीमेट अकाउंट में सब कुछ आ जाएगा। एक बार ये आ गया, आपका आपका ब्रोकर ही आपके लिए म्यूचुअल फंड बाय करके आपके डीमेट अकाउंट में रख देगा, तो आपको कोई ऐसे यूनिट्स बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है। दैट इज़ द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट इट। सो बस ये करके फिर आप यू कैन अप्लाई इट। दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। नमस्कार दोस्तों, आप जिसकी वेट कर रहे थे वो आ गया है। हमारा सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स लॉन्च हो चुका है और बहुत ही नॉमिनल रेट में है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ से बना सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ उसको क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन कर लेना। ये हमारा अर्निंग कंपाउंडर्स है, आप देख रहे हो यहाँ। और यहाँ है ना, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ प्लान्स है, ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से प्लान है जो काफ़ी नॉमिनल है। ठीक है। और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है क्योंकि अर्ली लॉन्च है, तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए, ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा। जैसे ये ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। आप देखिए अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है, ऑलमोस्ट 33% की सेविंग। अगर 6 मंथ 3 मंथ्स में होता है तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है, वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है। ठीक है। तो आप प्लान चूज कीजिए जो आपको प्लान सही लगे वो, और उसको फिर जैसे आपने 12 मंथ्स का किया, ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का है, यहाँ बस आपको क्लिक करना है, अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप, आपका ऑफर अप्लाई हो गया है। ठीक है। तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है। और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए, ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है। तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है। ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है। मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके। ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है। देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात।
ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है। ओके। आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है। और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके। और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। ये स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है। अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये आप ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है। और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड मैं अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके। और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा। और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है। तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए डीमेट अकाउंट से, फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं हमारी टीम के मेंबर्स की डिटेल भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। तो इस तरह से आप आगे बढ़ना एंड ज्वाइन ज्वाइन अवर सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स। और आगे भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ने क्लाइंट्स हमारी टीम मेंबर का डिटेल दिया है, उसको ज़रूर फ़ोन कर सकते। सी यू देन, बाय बाय।